नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और इस समय हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 6 का पार्ट 2 है। ठीक है। और इसमें देखिए निजातीय आंदोलन है और निजातियों से संबंधित कुछ फैक्ट हैं। तो निजातीय चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाए तो फिर हम ग्रामीण की तरफ आगे बढ़ेंगे। और भी जो फैक्ट हैं उसमें और भी जो चीज़ें हैं और भी जो पॉइंट्स हैं उसको भी हम देखेंगे। ठीक है। तो आज हम केवल निर्जाति के बारे में पढ़ेंगे कि निजातियाँ और जनजातियाँ क्या है, इनके बारे में। और जो बेसिक फैक्ट एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है उसको हम देखेंगे। सबसे पहले निजाति का मतलब क्या होता है, एथनो का क्या मतलब होता है। तो एथनो का मतलब देखिए, निजातीयता का मतलब एक ये भावना है। ठीक है। यानी निजातीयता क्या है, ये एक भावना है। ये हमेशा याद रखिएगा कि निजातीयता के बारे में पूछा जाता है कि क्या है, शारीरिक लक्षणों का समूह है कि क्या है। तो इसमें जो होती है फीलिंग्स की यानी कि हम समान निजाति के हैं, ये एक फीलिंग है। ठीक है। और इसी फीलिंग को आगे बढ़ाते हैं कैसे, देखिए। जो समान भाषा के लोग होते हैं, समान धर्म को मानते हैं, समान संस्कृति होती है उनकी प्रजाति एक जैसी होती है, और एक साथ वो एक ही प्रकार के कल्चर, एक ही प्रकार के मेले और त्यौहार में भाग लेते हैं। तो उनमें ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि हाँ, ये व्यक्ति जो है वो हमारे प्रजाति का है और जो अगला व्यक्ति होता है वो हमारे प्रजाति का नहीं है, तो उसके प्रति वो भावना, वो फीलिंग उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। जैसे कि अभी आप मुंबई चले जाए और मुंबई में आपको कोई यूपी का व्यक्ति मिल जाए तो उसके प्रति आपके अंदर बहुत संवेदना होगी, आप चाहेंगे कि वहीं पर हमारा भी फ्लैट हो जहाँ पे वो रहे। ठीक है। और उसी तरह से यदि कोई इंडिया से बाहर चला जाए, अमेरिका में कोई व्यक्ति मिला आपको इंडिया का, तो आपको क्या होगा, एथनिसिटी जो आपकी होगी वो हो जाएगी इंडियन, वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इंडियन को देखने के बाद आपके अंदर बहुत अपार खुशी होगी और आपको वो व्यक्ति अपना सा लगेगा। ठीक है। तो ये जो भावनात्मक लगाव होता है अपनी जाति, प्रजाति या फिर अपनी संस्कृति के लोग से मिलकर, वो क्या है, वो निजातीयता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए यूपी में कोई पंजाबी व्यक्ति हो और अगले पंजाबी व्यक्ति से जब मिलते हैं तो बहुत खुशी होती है, उनको लगता है कि व्यक्ति हमारे समुदाय का है। ठीक है। फिर देखिए निजातीय आंदोलन क्या होता है। तो आपने जैसा कि देखा कि समान भाषा, संस्कृति और धर्म जो है, इस प्रकार के लोग जो है वो क्या है, एक प्रजाति में आते हैं, एक निजाति में आते हैं। तो जब उनमें ये भावना पाई जाती है तो ये जो भावना होती है बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है। तो जब निजातीय लोगों के बीच में कोई हस्तक्षेप होता है, उनकी कल्चर के बीच में कोई हस्तक्षेप होता है, उनके अधिकारों को लेकर यदि कुछ अन्याय होता है, तो क्या होता है, उनकी जो भावनात्मक चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। ठीक है। तो इसको लेकर जब विकृति उत्पन्न हो जाए, जब उनको वो कोई बंधुआ मजदूर बना ले या फिर किसी अन्य ढंग से उनको टॉर्चर करे, तो उसको बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए वो जब आगे चल के आंदोलन करते हैं, संगठित रूप से वो विरोध करते हैं, तो वो क्या है, वो निजातीय आंदोलन है। तो देखिए निजातीय आंदोलन कई प्रकार की चीज़ों से किए गए। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए पहचान के लिए किया गया कि हमारी ये जो संस्कृति, हमारा जो कल्चर है वो खो जाएगा। ठीक है। और ये जो पहचान के लिए किया गया, ये तब किया गया ज़्यादातर जब संविधान का निर्माण हुआ और पूरे देश में एक संविधान लागू किया गया, और जो इंडिया का कल्चर है वो इंडियन ज़्यादा पुकारा गया, न कि नागा या फिर बिरसा। ठीक है। यानी जो क्षेत्रीय परंपराएं थी उसको ज़्यादा महत्व न देकर इंडियन कल्चर को ज़्यादा वहाँ पे महत्व दिया गया। ठीक है। तो उसको लेकर वहाँ पे आंदोलन हुआ कि हमारा जो कल्चर, हमारी जो स्थानीयता है उसको बरकरार रखने के लिए वो लोग एक अलग राज्य की मांग की है। ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं। और फिर दूसरा हुआ जो कि वो अन्याय के संदर्भ में हुआ, अपनी भूमि, अपना रोजी रोटी छीनने के संदर्भ में। तो इस तरह से चीज़ें हुई। तो देखिए निजातीय पहचान के संदर्भ में जो आंदोलन हुआ, ताना भगत आंदोलन, ये जात्रा उराव के नेतृत्व में हुआ। बिहार के छोटा नागपुर का जो इलाका है वो जो वर्तमान के झारखंड में आता है। ठीक है। ये देश का प्रथम आज़ादी आंदोलन था, यानी इसके पहले कोई भी आंदोलन नहीं किया गया। यहाँ तक कि गांधी जी का जो भी आंदोलन था वो इसके बाद का आंदोलन माना जाता है। ये सबसे पहला आंदोलन माना जाता है। ठीक है। और इसमें क्या हुआ, जो बनिया थे, बनिया लोगों को क्या करते थे, पैसा देते थे और उससे वो भारी सूद वसूल करते थे। जैसे कि मैंने आपको डेविड हार्डमैन के अधीनस्थ समूह के परिप्रेक्ष्य में बताया था कि फीडिंग ऑफ बनिया, यानी बनिए को खिलाते खिलाते ही जीवन जो है वो बर्बाद हो जाता था। जो किसान कमाता था वो सूद देने में ही उसको पूरी ज़िंदगी चली जाती थी। ठीक है। मिशनरियों के विरुद्ध किया गया, जो अत्याचार करते थे, मुसलमानों के विरुद्ध किया गया, और ब्रिटिश सरकार जो थी, जो तरह तरह के कर और तरह तरह की चीज़ें लागू करके, नियम लागू करके अत्याचार करती थी, इन सभी के विरुद्ध ये आंदोलन चला था और इसे किया था जात्रा उराव ने। ठीक है। अब देखिए बिरसा आंदोलन क्या है। ये जो आंदोलन है वो बिरसा मुंडा ने किया था, और इसमें क्या था, जमींदारों द्वारा जो भूमि हथियाई गई थी उसको वापस करके वापस जमींदारों जो कृषक थे उन्हें बांटने के लिए, और यहाँ तक कि जो
कर मुक्ति से लेकर भी आंदोलन किया गया था कि जो बहुत ज़्यादा कर लिए जा रहे हैं और किसानों को जो है ये कर नहीं दे पा रहे हैं किसान लोग, तो उसके लिए भी ये किया गया था। और ये जो आंदोलन था वो बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है। तो ये ग्रामीण आंदोलन की तरफ था थोड़ा झुका हुआ, लेकिन इसकी जो नींव थी वो प्रजाति निजाति भी थी, क्योंकि वहाँ की जो प्रजाति जनसंख्या थी वो जमींदारों के द्वारा, यानी जो सवर्ण लोग थे उनके द्वारा वो प्रताड़ित किए जाते थे, उनकी भूमि हथिया ली जाती थी, उनको श्रम के द्वारा परेशान किया जाता था, ठीक है। ज़्यादा श्रम कराया जाता था, उनको पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है। और कर बहुत ज़्यादा उनको देना पड़ता था, यदि भूमि दे भी दिए तो कर बहुत ज़्यादा होता था, तो इस तरह से परेशान किया जाता था। अब देखिए गोरखालैंड व बोडोलैंड का मुद्दा जो था वो क्या है। गोरखालैंड देखिए भारत के अंदर ही एक अलग राज्य की मांग की गई थी गोरखालैंड नाम से, ठीक है। यानी जो दार्जिलिंग इलाका था पश्चिम बंगाल का, उसके आसपास के जो गोरखा बाहुल्य क्षेत्र थे उन क्षेत्रों को मिलाकर एक गोरखालैंड राज्य बनाने की मांग की गई थी। और उनका मानना था कि उनकी जो भाषा है, जो संस्कृति है, वो शेष बंगाल से भिन्न है, अतः उनको एक अलग राज्य बना दिया जाए। अन्यथा जिस तरह से बंगाली लोग हावी हो रहे हैं, जिस तरह से दार्जिलिंग के लोग उन पर हावी हो रहे हैं, उनका जो कल्चर है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक अलग राज्य की मांग की थी गोरखालैंड नाम से। अब देखिए बोडोलैंड का मुद्दा, असम के बोडो बाहुल्य इलाके में क्या हुआ कि अलग राज्य की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बोडोलैंड नाम से हमको एक अलग राज्य दे दीजिए जो एक देश की तरह काम करेगा और जो संप्रभु होगा। और उन्होंने कहा कि यह बोडोलैंड जो है इसमें असम के जो समुदाय के अधिसूचित जनजाति के लोग जो थे, ठीक है, यानी जो पिछड़े हुए थे, ये बहुत बड़ा समुदाय था, यानी पूरे इलाके में बोडो लोग बहुत ज़्यादा थे और अन्य समुदाय के लोग बहुत ही कम थे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि वर्ष 1967 से 68 में सबसे पहले असमियों ने संगठित होकर बोडोलैंड की मांग शुरू की। यानी बोडोलैंड के बारे में हुई थी बहुत सी चीज़ें, धीरे धीरे रह रहकर काफ़ी बार बोडोलैंड का मुद्दा उठा और आज भी ये पूरी तरह से सुलझ नहीं पाया है। लेकिन इसमें जो शुरुआत हुई, सबसे पहले मांग कब शुरू हुई, तो 1967-68 में, ठीक है। फिर देखिए खासी आंदोलन क्या है। खासी लोगों को उन पर असमियों के आधिपत्य का डर था, ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या किया, विघटन, और उनमें विघटन और असंतुलन उत्पन्न हो गया। उन्होंने खासी आंदोलन शुरू किया इसमें, ठीक है। देखिए जो खासी लोग थे, तो असम के जो लोग थे, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे, वो उन पर हावी होने लगे, उनकी ज़मीनें छीनने लगे, ठीक है, और उन पर अत्याचार भी शुरू कर दिए कि हाँ हमारा ही सब कुछ है, आपका कुछ नहीं है। और वहाँ से इनको भगाने के लिए कोशिश करने लगे। और इसे क्या हुआ, उनके विघटन उत्पन्न हुआ, उनके त्योहारों को नहीं मनाने देते थे, छिन भिन कर देते थे चीज़ें, सार्वजनिक संपत्ति उनकी नाश कर देते थे। तो उन्होंने एक उद्वेलन के तहत आंदोलन शुरू किया था और 1830 में यह आंदोलन शुरू हुआ था और 1833 आते आते इस आंदोलन का दमन कर दिया गया था, ठीक है। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो तीरथ सिंह ने किया था और इसका जो मुद्दा था वो था स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाना, ठीक है। तो असमी लोग जो थे, जो वहाँ के बड़े बड़े पदों पर थे, तो उन लोगों ने क्या किया, इनको ज़बरदस्ती सड़क निर्माण में लगाते थे और उनका जो श्रम था, श्रम के बराबर उनको मजदूरी नहीं देते थे और उनको बंधुआ मजदूर की तरह काम कराते थे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने इस पर आंदोलन शुरू किया कि ये हम पर हावी हो रहे हैं और हमें हमारे श्रम का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर देखिए नक्सलवाड़ी आंदोलन बहुत फेमस आंदोलन है और ये सारे आंदोलन के बारे में चीज़ें पूछी जाती हैं, ठीक है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिए और बाकी जो फैक्ट हैं वो तो आपको बताए ही जाएंगे। नक्सलवाड़ी आंदोलन देखिए 1967 से 1971 तक ये चला था। इसमें देखिए 1947 से 67 के बीच में क्या हुआ, कौन सी पृष्ठभूमि बनी कि ये आंदोलन शुरू हुआ। तो सबसे पहले देखिए पश्चिम बंगाल में जो कृषक समाज के निचले तबके के लोग थे, उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी, ठीक है, क्योंकि जमींदार लोग उनकी भूमि को हथिया लेते थे, उनके घर से कुछ भी वो चीज़ें जो हैं वो ले लेते थे, उनकी पत्नियों का अपहरण कर देते थे, बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे, ठीक है। और भूमि लेने के बाद वो क्या करते थे, कभी कभी उनको कर देते थे और जो उनको पैसा, सूद का पैसा होता था वो उनको वापस करना होता था, जो कृषक लोग थे, ठीक है। यानी ज़रूरत पड़ा तो उन्होंने सूदखोरों से ले लिया और उन्होंने फिर ज़िंदगी भर उसको चुकाया। फिर वो चुक नहीं पाया तो उनके बच्चे उस पर बंधुआ मजदूर की तरह काम करने लगे, फिर ये पीढ़ियाँ बन गई। इस तरह से काफ़ी लोग परेशान हो गए और जमींदारों के द्वारा अत्यंत घोर अत्याचार के बाद यहाँ की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। किसी के घर में अनाज है कि नहीं ये डिपेंड करता था कि जमींदारों की उससे दुश्मनी है या फिर दोस्ती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती थी। तो इसी समय क्या हुआ कि पाकिस्तान से आप्राशन, यानी पाकिस्तान से कुछ लोग आ गए।
तो भूमि का जो दबाव था वो बढ़ गया। एक तो यहाँ के लोग पहले से ही भूखमरी से मर रहे थे, ठीक है, उनके पास संसाधन नहीं थे, और उसी समय और भी लोग आ गए तो ज़मीन पर जो दबाव था वो बढ़ गया। और उन्होंने क्या किया कि जो प्रशासन में अपनी पहुंच रखते थे उनको अनाज मिलता था, बाकी वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनको चीज़ें नहीं मिलती थी, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, उसी बीच में एक नियम भी पारित किया गया था कि ज़मींदार लोग अपने पास 25 एकड़ से ज़्यादा भूमि नहीं रख सकते थे। तो ज़मींदारों ने क्या किया, एक चालाकी की उन्होंने, और जो ज़मीनें थी वो उन्होंने कृषकों के बीच में न बांटकर अपने रिश्तेदारों के बीच में उन्होंने ट्रांसफ़र करना शुरू किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 महीने का बच्चा है तो उसके नाम पे भी 25 एकड़ हो गया, ठीक है। और फिर और भी जो लोग हैं, ठीक है, यानी एक ही परिवार में कई लोगों के पास अलग अलग 25-25 एकड़ की भूमि हो गई। तो जो कृषक लोग थे उनमें बहुत ज़्यादा आक्रोश उत्पन्न हो गया कि कोई भी नियम लगा दें, ये ज़मींदार लोग शोषण करते ही करते हैं। तो यही जो उद्वेलन था, यही जो आक्रोश था, इसी के विरुद्ध किसानों ने हथियार उठा लिया और बड़ी मात्रा में वो क्या किए, ज़मींदारों के घर में घुस के उनसे ज़मीन के कागजात लेते, फिर उनको मार देते थे, उनका धन छीन कर वो किसानों में बांट देते थे, ठीक है। तो ये जो था ये बटालियन शुरू हुआ। उन्होंने एक लाल गार्ड नाम से एक सेना भी बनाई थी किसानों ने, और लाल गार्ड जैसे ही किसी इलाके में पहुंचता तो वहाँ के ज़मींदार लोग या तो सरेंडर कर देते या फिर उनकी हत्या कर दी जाती, ठीक है, ज़बरदस्ती उन चीज़ों को बांट दिया जाता। तो इस तरह से पूरे इलाके में भय उत्पन्न हो गया था। यही था नक्सलबाड़ी आंदोलन। देखिए नाडार आंदोलन क्या था। नाडार आंदोलन था EV रामास्वामी नायकर ने इसको चलाया था, ठीक है। और इसमें क्या था कि इजावा जनजाति थी एक, जो अछूत मानी जाती थी, ठीक है, मलयालम भाषा बोलते थे ये लोग, और ये जो थे ये अछूत माने जाते थे और ताड़ी निकालने का कार्य करते थे, ठीक है। उन्हें जो सार्वजनिक संपत्ति है उस पर वो लोग नहीं, कुछ छुआछूत वगैरह चलता था। वो लोग तालाब का पानी नहीं पी सकते थे, और उनके बच्चे जो थे वो स्कूलों में नहीं पढ़ सकते थे, और तमाम प्रकार के उन पर निषेध थे, ठीक है। इसी के विरुद्ध इन लोगों ने जो आंदोलन चलाया था उसी को नाडार आंदोलन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए आत्मसम्मान आंदोलन क्या था। आत्मसम्मान आंदोलन में जो प्रमुख नेता थे वो जस्टिस पार्टी के पेरियार थे, ठीक है, जस्टिस पार्टी के। तो इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणवाद के विरुद्ध इन्होंने आंदोलन शुरू किया और कहा कि जो धर्म है, धर्म ने ही इंसानों को बर्बाद कर रखा है, धर्म के कारण ही अमीर अमीर है और गरीब गरीब है, ठीक है। जैसे मान लीजिए धर्म, इन्होंने जो बेसिक मुद्दा उठाया था वो ये था कि धर्म ने हमको सिखाया है कि जो मेहनत करता है, जो शारीरिक श्रम करता है, वो क्या है, वो शूद्र है, ठीक है। जैसे कि जो शूद्र लोग हैं वो श्रम का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी श्रम के कार्य होते हैं, सफाई का काम हो गया, ठीक है, और मैला उठाने का, और इस तरह से जो चीज़ें हो गई, तो ये श्रम, यदि कोई ऐसा कार्य करता था तो उसको छुआछूत मानते थे। जबकि सफाई जो होती जीवन का सबसे अनिवार्य अंग है, और सफाई करने वाले व्यक्ति को हमको सम्मान देना चाहिए। इस चीज़ों को उन्होंने मुद्दा उठाया था, और उन्होंने कहा था कि यही कारण है कि धर्म जो है लोगों का शोषण कर रही है और शारीरिक श्रम करने वाले व्यक्तियों को अपमान की दृष्टि से देखती है। देखिए तेलंगाना आंदोलन जो था ये 1946 से 51 में चला था, और तेलंगाना आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जो था वो रैयतवाड़ी, जागीरदारी और बंधुआ मजदूर व्यवस्था को समाप्त करना है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो जमींदार था, यानी जो जागीरदार था, उसके द्वारा जो कृषकों पर अत्याचार किए जाते थे, उनसे ज़मीनें छीन ली जाती थी, और जब तक वो हाई फाई कर देते थे तब तक वो ज़मीन के मालिक होते थे। जैसे ही ज़मीन का कर वो नहीं दे पाते थे तो उनसे छीन के किसी और को दे दिया जाता था। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो वो ज़मीन उनके पास किराए पर थी, और वर्षा न हुई या फिर किसी अन्य कारण से यदि ज़मीन पे फसल नहीं हुई तो भी उनको कर देना पड़ता था। ऐसी अवस्था में उनको क्या होता था कि ज़मीनें छीन कर किसी और को दे दी जाती थी, तो वो भुखमरी के कगार पर आ जाते थे। कभी कभी इनकी मृत्यु भी हो जाती थी, भूखमरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो ये जो आंदोलन था वो जमींदारों के विरुद्ध था। अब देखिए निजातीता के आधार कौन कौन से हैं, किस आधार पर हम प्रजाति को घोषित करते हैं। सबसे पहला है जैविकी, यानी समान बनावट। तो देखिए एक प्रजाति के लोग जो होते हैं वो एक ही बनावट के होते हैं। जैसे आपने द्रविड़ प्रजाति के लोगों को देखा होगा कि बाल घुंघराले होते हैं, रंग काला होता है, और कद उनका जो होता है छोटा होता है, शरीर बहुत मजबूत होता है, ठीक है। तो इस तरह के लोग होते हैं। और मंगोल प्रजाति के लोग जो होते हैं उनकी आंखें जो होती हैं वो अधखुली होती हैं, जैसे चाइना और जापान के लोग होते हैं, ठीक है। उसी तरह से जो अन्य प्रजातियां हैं उनकी भी अलग अलग विशेषता होती है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा बुशमैन प्रजाति के लोग सबसे छोटे कद के होते हैं, ठीक है। पेंटोगोनियस प्रजाति के लोग बहुत लंबे लंबे होते हैं, सारे के सारे लंबे होते हैं, ठीक है। तो जैविकी जो बनावट होती है सारे प्रजाति के सभी लोगों के एक जैसी होती है। सभ्यता देखिए, एक प्रजाति के लोग समान सभ्यता का पालन करते हैं। हम की भावना होती है, यानी हम इस प्रजाति के लोग हैं और
हमें अपनी प्रजाति के लोगों की सहायता करनी है। ठीक है, तो ये क्या हम की भावना है और एक प्रजाति के लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। समान भाषा होता है, एक प्रजाति के लोगों में भाषा जो होती है समान होती है। जैसे चाइना के लोग हैं तो चाइना के लोग एक ही भाषा बोलेंगे, और द्रविड़ लोग हैं तो वो द्रविड़ भाषा ही बोलेंगे, दक्षिण भारत की। समान प्रजाति, इनकी जो प्रजाति होती है, इनका जो शारीरिक लक्षण होता है, जो डीएनए होता है, वो एक जैसा होता है। अब देखिए, प्रजाति केंद्रवाद की अवधारणा जो है वो दुर्खीम ने दी है। ठीक है, और प्रजाति केंद्रवाद का मतलब होता है कि अपनी ही प्रजाति को श्रेष्ठ मानना, अन्य प्रजाति को हीन मानना। अब देखिए, प्रजाति शब्द के सबसे पहले जो जनक जिसने प्रजाति शब्द का नाम लिया वो थे बुफन। अगला है एथनिक संघर्ष, निजातीय संघर्ष का जो सिद्धांत था वो किसने दिया? पाल ब्रास ने। ठीक है, विश्व में सबसे अधिक मंगोलाइड प्रजाति के लोग हैं। अब देखिए, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मंगोल प्रजाति के लोग हैं, यानी जिनकी आंखें हैं अधखुली होती हैं। ठीक है, तो कुछ अब साउथ कोरिया के लोगों को भी देखा होगा, उनकी भी होती है, जापान के लोगों की भी होती है, चाइना के लोग की भी होती है। उसी तरह से भारत में भी देखिए, नेपाल हो गया, भारत में भी देखेंगे मणिपुर वगैरह के जो इलाके के लोग हो गए, इसके अलावा नेपाल के लोग हो गए। इसी तरह से और भी बहुत से देश हैं जहाँ पे अधखुली आंखों वाले लोग रहते हैं। तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा मंगोलाइड प्रजाति के लोग होते हैं। अब देखिए, एक कोटेशन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है कि आज भी प्रजाति हमें पूर्णतया भ्रम में डालती है। ये जो कथन है वो मैरिट का है। ठीक है, अब देखिए, बालेन बिलियर्स ने प्रजातिवाद को मनुष्य की सबसे खतरनाक कल्पित धारणा माना है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चूँकि एग्ज़ाम में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको उसमें अवधारणा नहीं होता, उसमें कुछ भी समझाना नहीं होता, आपको हुबहू वो चीज़ पढ़नी होती है, याद करनी होती है। तो उसको भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। और भी अगर कुछ चीज़ें बचेंगी तो आपको क्वेश्चंस के रूप में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम में जब आपका एग्ज़ाम के पहले जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, बार बार आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ठीक है, आपको पूरी तरह से तैयार करने के बाद ही छोड़ा जाएगा। आप टेंशन इसका बिल्कुल मत लीजिएगा। आप बहुत ही अच्छे ग्रुप में आए हैं और हमारा जो मोटिव है, हमारा जो लक्ष्य है वो यही है कि आपको क्वालिफाई कराना। ठीक है, तो देखिए, बालेन बिलियर्स ने प्रजातिवाद को मनुष्य की सबसे खतरनाक कल्पित धारणा माना है। मजुमदार ने भारत को प्रजातियों का द्रवण पात्र कहा है। ठीक है, अब क्यों कहा है? देखिए, सलाद का पात्र आपने देखा होगा। सलाद में क्या होता है? एक प्लेट होती है, उसमें टमाटर भी होगा, खीरा भी होगा, नींबू भी होगा और उसमें प्याज भी होगा, तमाम प्रकार की चीज़ें और होंगी। ठीक है, उसमें आपको चुकंदर भी मिलेगा, गाजर भी मिलेगा। तो एक ही प्लेट में तमाम प्रकार के चीज़ें हैं, उसमें अलग अलग कलर की चीज़ें हैं। उसी प्रकार भारत भी एक प्लेट की तरह है जिसमें अलग अलग प्रजाति के लोग एक साथ रहते हैं, इसीलिए उन्होंने भारत को प्रजातियों का दृढ़ पात्र कहा है। ठीक है, फिर देखिए, गोविनियो जो है वो प्रजाति निर्धारणवादी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, गोविनियो ने कहा है प्रजाति निर्धारण। देखिए, निर्धारणवाद का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए आर्थिक निर्धारणवाद की बात कार्ल मार्क्स ने की है, तो हर जगह वो आर्थिक चीज़ों को ही देखते हैं कि धर्म है तो आर्थिक है उसका आधार। ठीक है, अगर संस्कृति है तो उसका भी आधार आर्थिक है। समाज बना आर्थिक आधार से बना। ठीक है, विकास हुआ आर्थिक आधार पर हुआ। गतिशीलता इसलिए है क्योंकि आर्थिक। ठीक है, तो हर जगह आर्थिक को ही उन्होंने माना है। उसी तरह से गोविनियो जो है उन्होंने प्रजाति लक्षणों को ही हर जगह इम्पॉर्टेंट माना है। ठीक है, कि हाँ, इस प्रजाति के लोग हैं, डीएनए ऐसा है इसलिए वो ज़्यादा कमा रहे हैं। इस प्रजाति के लोग हैं, डीएनए अच्छा है इसलिए वो क्या है, सत्य बोलते हैं। इस प्रजाति के लोग हैं, डीएनए अच्छा है इसलिए बहुत पराक्रमी हैं। तो इन्होंने प्रजाति निर्धारणवाद की बात की है और उन्होंने कहा है कि काकेशाइड प्रजाति एक ऐसी प्रजाति है जिसने पूरे विश्व के प्रजातियों को आपस में मिला जुला दिया है। यानी प्रजाति जो मिश्रण हुआ है, जो संकर प्रजातियां जन्म ले रही हैं, इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वो काकेशाइड प्रजाति के लोग हैं। और काकेशाइड प्रजातियों को का जो अक्सर ब्लड ग्रुप होता है वो ए ब्लड ग्रुप होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और इनका जो रंग होता है वो गोरा रंग होता है। विश्व में सबसे अधिक जनजातियां जो होती हैं वो अफ्रीका में पाई जाती हैं। विश्व में सबसे अधिक जनजाति अफ्रीका में है और भारत में सबसे अधिक जनजाति जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। देखिए, जगन्नाथ पाधी ने अध्ययन किया है जनजातियों का और इन्होंने अहिस्टोरिक कहा है, जनजातियों को अहिस्टोरिक कह के पुकारा है। अब देखिए, मारवी एक कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। मारवी जनजाति हो गई, खासी और राजी जनजाति में जाति प्रथा पाई जाती है। ठीक है, यानी जाति प्रथा कौन कौन सी जनजातियों में पाई जाती है ये पूछा जाता है, तो इसमें मारवीज है, खासी है और राजी जनजाति। ठीक है, जयपाल सिंह, देखिए, इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इन्होंने आदिवासियों के लिए काफ़ी कुछ किया है तो इनको आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। अब देखिए, पत्नी आतिथ्य प्रथा यानी वेश्यावृत्ति पाई जाती है, किसमें? बनियान कोल, कोमांचे और एस्किमो जनजाति में इसमें पत्नी आतिथ्य प्रथा है, यानी पत्नी को भेंट करना मेहमानों को। ठीक है,
सबसे अधिक खोपड़ी का जो घनत्व होता है वो काकेशाइड प्रजातियों का होता है, जो खोपड़ी का घनत्व होता है। और खोपड़ी का घनत्व हमेशा मरे हुए इंसान का ही निकाला जा सकता है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, जब उसकी खोपड़ी होती है वो जल के गोली हो जाती है, उसकी हड्डियाँ दिखने लगती हैं, तो ही हम उसकी खोपड़ी का घनत्व निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा काकेशाइड प्रजाति की होती है। आधुनिक मनुष्य की जो खोपड़ी का घनत्व होता है वो 1100 सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, 1125 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 1125। अब देखिए, विश्व में सबसे छोटे जो होते हैं वो बुशमैन प्रजाति के लोग होते हैं, और विश्व में सबसे लंबे जो होते हैं पेंटागोनियंस प्रजाति के लोग होते हैं। तो कभी कभी इसमें सीरियल वाइज पूछ देता है, तो सीरियल वाइज में आप पहला और आखिरी जानते रहेंगे तो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जिसमें सबसे छोटे कौन है, बुशमैन, और सबसे लंबे पेंटागोनियंस। अब देखिए, 19वीं शताब्दी में प्रजाति का जो वैज्ञानिक वर्गीकरण है वो ब्लूमैन बाख ने किया था। ठीक है, वैज्ञानिक वर्गीकरण की बात की जा रही है यहाँ पर, यानी वैज्ञानिक लक्षणों के आधार पर जो वैज्ञानिकों ने नाम दिया है उनको, वैज्ञानिक नाम, उनके आधार पर और उनके लक्षणों के आधार पर जब हम वर्गीकरण करते हैं तो उसको वैज्ञानिक वर्गीकरण कहते हैं, और ये ब्लूमैन बाख ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मंगोल प्रजाति के थे। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, आपने पढ़ा होगा, बचपन से ही आप सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते आए हैं, तो वो मंगोल प्रजाति के थे। पेरी जो थे, इनके बारे में कई बार एग्जाम में आ चुका है कि मिस्र वासियों को उन्होंने किस नाम से पुकारा, तो आ जाता है सूर्यपुत्र हो गया, इंद्रपुत्र हो गया, ठीक है, शिवपुत्र हो गया, विष्णुपुत्र हो गया। तो इसमें देखिए सूर्यपुत्र, उन्होंने मिस्र के लोगों को सूर्यपुत्र कहा है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इसमें आपको काफ़ी चीज़ें मिलती हैं, काफ़ी मेहनत भी इसमें मेरी लगती है, और आपने ये ग्रुप इसीलिए ज्वाइन किया है क्योंकि आपको ये पसंद है। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपनी इस पसंद को एक पहचान दे दीजिए और वीडियो को लाइक करें। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।